प्रीवियस लेक्चर में हमने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखा है और कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमने देखा है कि कैसी होती है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने डिस्कवरी किया था इलेक्ट्रॉन की इन 1897 में, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो नाम है वो जे स्टोनी ने दिया था। उसके बाद में सिर्फ जे थॉमसन ने E/m रेशो निकाल पाया था, क्योंकि हमने देखा था कि उसने मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी। और अब मैंने आपको बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव होते हैं तो वो पॉजिटिव पोल की तरफ या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होते हैं, मैग्नेट होते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन हेलिकल पाथ फॉलो करते हैं। हमने देखा है कि वो हेलिकल पाथ फॉलो करते हैं, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड में वो सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं, या स्पाइरल हम सर्कुलर पाथ बोलेंगे, सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं। और उसमें हमने देखा था कि उसकी एक रेडियस भी थी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उसने मेजर किया था। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई की थी उसे पता था, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई की वही भी उसे पता था। उसके ऊपर से उसने डिटरमाइन किया था E/m की वैल्यू, और वो E/m की जो वैल्यू होती है वो कॉन्स्टेंट होती है किसी भी गैस के लिए, और वो गैस पे डिपेंड नहीं करती है और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड नहीं करती कि वो हमने जो इलेक्ट्रोड यूज किए हैं वो कौन से मेटल का यूज किया, प्लैटिनम का, गोल्ड का या सिल्वर का, किसी भी तरह का हमने जो एलिमेंट यूज किया उसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ना ही कौन सा गैस उसके अंदर भरा हुआ था उस ग्लास ट्यूब में, जैसे हमने डिस्चार्ज ट्यूब भी बोला था। तो E/m रेशो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू होता है 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम, या 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। ये हमने देखा था। उसके बिहाफ पे मैंने आपको बोला था कि हम E/m रेशियो प्रोटॉन का भी निकाल सकते हैं, E/m रेशियो हम न्यूट्रॉन का भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में जो E/m रेशियो निकालने के बाद में R.A. मिलिकन ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया, दैट एक्सपेरिमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज दी ऑयल ड्रॉप मेथड। तो उसे कहा जाता है R.A. मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। तो उस ऑयल ड्रॉप मेथड से इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज निकाला गया। हमने देखा है इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये तो पहले ही पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं या टिल होते हैं, हमने ये देखा है। तो उस पर जो चार्ज निकाला गया बाय मिलिकन 1.62 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला गया। फिर इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाला गया। इलेक्ट्रॉन का मास भी हमने देखा है, AMM में भी देखा है, किलोग्राम में, ग्राम में भी देखा है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम या -31 किलोग्राम। ये हम बातें डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, उस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने लो वोल्टेज और हाई प्रेशर यूज किए थे। उस NCERT में बस इतनी लाइन देके छोड़ दिया गया कि इन डिस्चार्ज ट्यूब और इन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर यूज, सो व्हाई हाई प्रेशर और लो वोल्टेज इज यूज। तो अब वही सवालों का जवाब हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ये वो दो सवाल होने के बाद में सिर्फ NCERT में बस इतना कह के छोड़ दिया गया है कि हम डिस्चार्ज जो ट्यूब है उस डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज और लो प्रेशर यूज करते हैं, बाकी क्यों यूज करते हैं ये एक्सप्लेन नहीं किया है। तो हम वही क्वेश्चन देखने वाले हैं कि क्यों यूज किया गया है। उसके बाद में हम देखेंगे दैट इज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आपको पता है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय दैट इज द बाय गोल्डस्टीन ने किया था। फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखने वाले हैं, दैट इज द बाय जेम्स चैडविक। तो उन्होंने किस तरीके से की ये आज ही के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, हमने बोला है कि इन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हाई वोल्टेज इज यूज। हाई वोल्टेज इज यूज तो क्या होता है कि जब हम हाई वोल्टेज यूज करेंगे, मैंने आपको बोला था कि हमने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया डिस्चार्ज ट्यूब में, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हमको ग्लो मिला था। एक पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या मिला था, ग्लो मिला था। जब हमने वोल्टेज कम किया तो ग्लो चला गया, फिर वोल्टेज बढ़ाया तो ग्लो आ गया, फिर वोल्टेज कम किया तो ग्लो चला गया। तो एक एप्रोप्रिएट लेवल या एप्रोप्रिएट वोल्टेज पे, दैट इज मैंने आपको वैल्यू भी बताया था, दैट इज 10 टू द पावर 4 वोल्ट। और प्रेशर भी मैंने आपको बोला था, दैट इज 10 टू द पावर -3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि बहुत लो था। वो क्यों यूज किया यही देखने वाले हैं। तो क्या होता है कि जब हम हाई वोल्टेज यूज करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड थे, जैसे कि हमने एक कैथोड लिया था, एक एनोड लिया था, तो उस जो इलेक्ट्रोड थे वो बने हुए थे किसके, मेटल के। तो हाई वोल्टेज होने की वजह से उस मेटल में से या इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन इमिट्स हुए। क्या इमिट्स हुए, इलेक्ट्रॉन इमिट्स हुए। और उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि जो
डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस फिल किया हुआ है, जो भरा हुआ है, वो उनको भी क्या कर देते हैं, आयोनाइज कर देते हैं। व्हाई दैट्स गैस मॉलिक्यूल बिकम आयोनाइज। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो इलेक्ट्रोड्स है वो इलेक्ट्रॉन के अंदर से हाई वेलोसिटी और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। किधर से निकल रहे हैं? कैथोड की तरफ से। तो वो कैथोड की तरफ से निकलने के बाद में वो जो गैस के जो मॉलिक्यूल है, वो गैस के मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उन्हें भी क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं वहां से। तो सारे के सारे कैथोड की तरफ खुद के एक इलेक्ट्रॉन और उस गैस मॉलिक्यूल के और इलेक्ट्रॉन, तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरफ क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। तो हमने उसी को क्या बोला था, कैथोड रे बोला था। तो होता क्या है, एक्चुअली देखिए हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन जो प्लेट से निकल रहे हैं, हमने देखा था इस तरीके से। देखिए एक ट्यूब होती है, दैट्स ट्यूब व्हिच इज कॉल्ड एज द डिस्चार्ज ट्यूब बोले हमने, या कैथोड रे ट्यूब बोले थे। इसे बोले थे हमने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसी का इस्तेमाल करके जीजे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, या कैथोड रेज बोले हमने उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है इस तरीके से हमने क्या लिए थे, एक इलेक्ट्रोड लिए थे, दैट इज द इलेक्ट्रोड, और उसके बाद में इस साइड में दूसरा इलेक्ट्रोड लिए थे हमने, और दोनों इलेक्ट्रोड को हमने हाई वोल्टेज से कनेक्ट किए थे। तो ये था निगेटिव इलेक्ट्रोड, और इधर वाला जो था वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जो दो यहाँ पे ये निगेटिव इलेक्ट्रोड था, इसे बोले हमने कैथोड, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था उसे क्या बोले हमने, एनोड। तो ये बात तो हो चुकी है कि इसे कहते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज द कैथोड, और इसे कहते हैं दैट इज द एनोड। अब यहाँ पे देखिए मैं वही बता रहा हूं आपको कि इस हाई वोल्टेज की वजह से, ड्यू टू द हाई वोल्टेज, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो गए फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इमिट्स हुए, कहां से इमिट्स हुए इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। इसके अंदर गैस भरा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन है, कोई भी तरह का गैस हो, या हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, कुछ भी हो। तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, हम जो बोल रहे हैं दैट इज द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन इज ए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके अंदर मान लीजिए हाइड्रोजन भरा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी क्या कर देते हैं, वहां से निकाल देते हैं। इतनी ज्यादा इनकी वेलोसिटी होती है और इनके पास में इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि वो हाइड्रोजन एटम्स को या हाइड्रोजन गैस को क्या कर देते हैं, आयोनाइज। अगर हाइड्रोजन गैस अगर आयोनाइज हो गया तो उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इस तरीके से, तो उस पर आ जाएगा +1 चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन जो कि मेटल सरफेस से निकला हुआ, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या, जो कि हाइड्रोजन से निकला हुआ। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इस तरीके से ये गैस के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये मेटल के इलेक्ट्रॉन। तो ये गैस के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन सारे के सारे किधर मूव करेंगे, टूवर्ड दी एनोड। किधर से ट्रैवल कर रहे हैं, कैथोड से, और मूव हो रहे हैं टूवर्ड दी एनोड। तो इन्हें क्या बोला गया था, इट इज व्हिच इज कॉल्ड एज द कैथोड रेज, व्हिच इज कॉल्ड एज द व्हिच रेज, कैथोड रे बोला गया है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज क्यों यूज किया। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग द हाई वोल्टेज, दैट इज high energy electron is emitted from the metal surface or the electrode which collide on the gas molecule, and the gas due to this the gas molecule get ionized, और आयोनाइज होने के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किधर मूव हो जाएंगे, एनोड की तरफ मूव हो गए, तो इसे बोला जाएगा दैट इज द कैथोड रे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पे लो प्रेशर यूज क्यों किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लो प्रेशर हमने क्यों यूज किया। अगर हम हाई प्रेशर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हाई प्रेशर यूज करेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब विल बी इंक्रीजेस। व्हाई डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रॉन मतलब गैस की डेंसिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता होगा दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन है, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। इसे कहते हैं दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। ये हम गैसेस स्टेट में पढ़ने वाले हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आपने सुना भी होगा, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अगर मैं इस केस में देखिए, अगर वॉल्यूम आर तो कांस्टेंट ही होता है, आर जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं उसे, वो तो कांस्टेंट ही होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे टी है, टी अगर टेम्परेचर ले लिया जाए, ये तीनों फैक्टर अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूं, कांस्टेंट रख दूं, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, दैट्स पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और P का मतलब होता है प्रेशर, और ये जो एन है ये होता है दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। किसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अब आइडियल गैस इक्वेशन है तो सॉलिड या लिक्विड को लिए तो अप्लाई नहीं होगी, किसके लिए होगी, गैस के लिए होगी। तो इसमें जो एन होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अगर किसी कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरा हुआ है उसका प्रेशर बढ़ेगा। या फिर क्या कर दिया जाए, अगर हमने क्या किया, प्रेशर ऑफ द गैस बढ़ा दिया, तो आपको पता है गैस जो है दिस आर द स्टेट ऑफ मैटर में
आपको पता है जनरली 3 स्टेट पता है, एक होती है सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है और एक क्या होती है, गैस होती है, और एक फोर्थ जो होती है वो प्लाज्मा होती है। तो आपको पता है कि गैस एक्सपांड भी होते हैं और गैस क्या होते हैं, कंप्रेस भी होते हैं। मान लीजिए जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे देखिए, फोकस कीजिएगा, यहाँ पे इस तरीके से एक कंटेनर है, यहाँ पे मेरे पास में क्या है, कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस भरा हुआ है, इस कंटेनर में इस तरीके से क्या है, गैस भरा हुआ है। तो गैस का वॉल्यूम कितना रहेगा, दैट इज द इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना ही गैस का वॉल्यूम होगा। अब गैस पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में डिफरेंट वेलोसिटी से क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। अब ये गैस को मैं क्या कर सकता, बाय अप्लाइंग दी प्रेशर। अब जितना गैस इतने सारे कंटेनर में भरा हुआ है तो मैं उसको एक छोटे से वॉल्यूम में भी लगा सकता हूँ बाय अप्लाइंग दी प्रेशर। तो क्या होगा, देखिए अगर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ, देखिए इस गैस पे अगर मैं इस तरीके से प्रेशर अप्लाई करता हूं इस तरीके से, तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल है एक मैं छोटे से वॉल्यूम में उन्हें ला सकता हूं, बिकॉज द गैस आर कॉम्प्रेसिबल, गैस आर द कॉम्प्रेसिबल। अब मुझे बताइए अगर मैं इस गैस को कॉम्प्रेस करूंगा तो दैट इज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे। वही तो बोल रहा हूं कि प्रेशर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस विल बी इंक्रीजेस। अगर गैस के मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गए तो गैस की क्या डेंसिटी इंक्रीज होगी, गैस की डेंसिटी इंक्रीज होगी। अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि कैथोड की तरफ से मूव हो रहे हैं एनोड की तरफ, अगर उस डिस्चार्ज ट्यूब में अगर गैस की डेंसिटी अगर बढ़ गई, गैस की डेंसिटी बढ़ गई, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गैस से टकराएंगे, गैस मॉलिक्यूल से टकराएंगे, और गैस मॉलिक्यूल से टकराने के बाद में एक स्टेट फॉर्म करेंगे, दैट स्टेट व्हिच इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा स्टेट। और प्लाज्मा स्टेट की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन थे, जो कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन थे, उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उन्हें कहां जाना था, उन्हें जाना था एनोड की तरफ, एनोड की तरफ जाना था। लेकिन गैस मॉलिक्यूल बढ़ने की वजह से या गैस की डेंसिटी बढ़ने की वजह से या ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा स्टेट, वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की अगर वेलोसिटी कम हो जाएगी तो एनोड की तरफ कैथोड रे कम पहुंच पाएंगे, एनोड की तरफ कैथोड रे कम पहुंच पाएंगे। इस वजह से यहाँ पे प्रेशर जो यूज किया गया था, दैट्स यूज अ लो प्रेशर। आपको बात समझ में आ गई होगी कि एट हाई प्रेशर द डेंसिटी ऑफ गैस विल बी इंक्रीजेस which decrease the velocity of the fast moving electron due to the formation of one state which is called as the plasma state। ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किए जाते हैं किसी भी गैस मॉलिक्यूल पे तो एक नई स्टेट फॉर्म होती है, नई किस्म की स्टेट फॉर्म होती है विच इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा स्टेट। और हेंस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे प्रेशर कैसा यूज करते हैं, लो प्रेशर यूज कर सकते हैं। सो दिस आर द ऑल अबाउट दिस हाई वोल्टेज एंड दी लो प्रेशर। इसके आगे हम प्रोटॉन की डिस्कवरी देखने वाले हैं। आपको पता है कि ड्यूरिंग द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हमको पता है कि वहां पे जो कैथोड रे जो जनरेट हुए थे उसके साथ में एक पॉजिटिव रेज भी जनरेट हुए, पॉजिटिव रेज भी जनरेट हुए। एक्चुअली उस टाइम में नहीं बोला गया, लेकिन कुछ वक्त के बाद में गोल्डस्टीन ने क्या किया, एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट किया, वही कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट का, लेकिन उसने फोकस किया निगेटिव रेज पे नहीं, निगेटिव रेज पे तो फोकस किया था किसने, जे थॉमसन ने, लेकिन गोल्डस्टीन ने क्या किया, पॉजिटिव रेज पे फोकस किया, क्योंकि वो दोनों रेज साइमल्टेनियसली वहां पे क्या हुए थे, प्रोड्यूस हुए थे। तो हम गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं बाय डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन, और बाद में चैडविक ने कैसे न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया ये भी देखने वाले हैं। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पे देखिए हम नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देखने वाले हैं। तो मैंने आपको बोला कि गोल्डस्टीन ने 1919 में फिर से कैथोड रे ट्यूब को क्या किया, कैथोड रे ट्यूब्स को एक्सपेरिमेंट को फिर से क्या किया, रिपीट किया। लेकिन इस बार उसने क्या किया, मतलब उसने नंबर ऑफ टाइम अबाउट 34 टाइम्स उसने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। बाद में क्या किया, उसको एक थोड़ा सा दिमाग में एक आइडिया आई कि थोड़ा सा उसकी जो असेंबली थी, उसके सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया जाए। तो वो सिस्टम जो उसने चेंज किया वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए उसने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली इस तरीके से, दो उसमें प्लेटें ली गई, दो प्लेटें ली गई, और एक जो प्लेट है वो किसको जोड़ दी गई, पॉजिटिव को, जिसको क्या बोला एनोड, और एक प्लेट जो है वो निगेटिव को जोड़ दी गई, उसको क्या बोला कैथोड। तो यहाँ पे जो कैथोड यूज किया है उसने, वो कैसा कैथोड है, यहाँ पे देखिए दैट इज अ परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड का मतलब है जिस तरीके से आपको ये प्लेट दिखाई दे रही है उसी तरीके से जालीदार, जिसमें क्या हो,
होल्स हो। इस तरीके से देखिए एक प्लेट है, एक सर्कुलर प्लेट है जिसमें क्या है, होल्स है, तो उसको क्या बोला गया, दैट इज परफोरेटेड कैथोड। अब क्या है यहाँ पे देखिए, परफोरेटेड कैथोड हाई वोल्टेज यूज किया। अब आपको पता है यहां से कि इसमें से जो गैस भरा हुआ है वो गैस इस कैथोड, जो इसमें से इलेक्ट्रॉन हाई वोल्टेज की वजह से इमिट्स हो गए, वो गैस को क्या करेंगे, अभी देखा है हमने कि वो गैस को क्या करेंगे, आयोनाइज कर देंगे। तो आयोनाइज होने के बाद में, गैस आयोनाइज होने के बाद में इसमें क्या होने वाला है प्रोड्यूस, देखिए इसमें पॉजिटिव आयंस और क्या प्रोड्यूस हो गए, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो गए, और पॉजिटिव आयन के साथ में और कौन से आयन प्रोड्यूस हो गए, यहाँ पे देखिए नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो गए, एक पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो गए और एक क्या, कौन से आयन प्रोड्यूस हो गए, नेगेटिव आयंस। आपको पता है, आप कोई भी गैस मॉलिक्यूल लीजिए, जैसे कि मेरे पास अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन कैसा होगा, वो फॉर्म करेगा H प्लस क्या फॉर्म करेगा, बोलिए, प्लस फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रॉन प्लस क्या फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अगर ऑक्सीजन ले लूं तो ऑक्सीजन भी क्या प्रोड्यूस करेगा, बोलिए, ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा O प्लस, और प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, बोलिए, प्लस फॉर्म करेगा, दैट इज द इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद में अगर मैं हीलियम लेता हूँ या नाइट्रोजन लेता हूँ, कुछ भी, अगर मैं हीलियम ले लूं तो हीलियम अगर लूंगा तो इस तरीके से हीलियम कैसा आयोनाइज होगा, हीलियम प्रोड्यूस करेगा He प्लस, और प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। इस तरीके से, ये आपको पता है बात। तो देखिए यहाँ पे, तो इसके अंदर जो एक हमने बोला है कि एक देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आयन, इस तरीके से मैं एनसर्कल करता हूँ, ये देखिए पॉजिटिव आयन, ये कौन से आयंस है यहाँ पे, ये सारे के सारे कौन से आयंस है, पॉजिटिव आयंस है, और नीचे सारे के सारे क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि जो पॉजिटिव आयंस है, जो पॉजिटिव आयंस है, तो वो पॉजिटिव आयन जो है वो किधर माइग्रेट हो गए, टूवर्ड दी, बताओ टूवर्ड। जैसे कि हमने देखा है कि जो नेगेटिव आयंस है, वो नेगेटिव आयंस तो नेगेटिव आयन से निकल रहे हैं और किधर जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। तो ये देखिए जो नेगेटिव आयंस है, जिसको हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन बोला है, ये इलेक्ट्रॉन किधर माइग्रेट हो गए, टूवर्ड दी एनोड, टूवर्ड दी एनोड। इसलिए हमने इसको क्या बोला है, व्हिच इज कॉल्ड एज व्हिच रेज, कैथोड रेज। और कैथोड रेज ही क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स है, कैथोड रेज ही क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव यहाँ पे जैसे कि हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का या हीलियम का जो प्लस आयन फॉर्म हुए हैं, ये किधर माइग्रेट हो गए, टूवर्ड दी, बोलिए, ये जो है, ये जो पॉजिटिव आयंस है, ये माइग्रेट हो गए टूवर्ड दी कैथोड, टूवर्ड दी कैथोड की तरफ क्या हो गए, ये माइग्रेट हो गए। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस है ये कैथोड की तरफ माइग्रेट हो गए। और ये कैथोड में से हमने देखा है कि कैथोड कैसे लिया हमने, परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब जालीदार, जिसमें से जो आयंस क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। तो कुछ आयन, कौन से आयन आएंगे इधर, पॉजिटिव आयंस की नेगेटिव आयन, दैट इज द व्हिच आयन, पॉजिटिव आयंस आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव आयन ही उसको पास कर पाएगी, क्योंकि वो पॉजिटिव आयन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो इस तरीके से यहाँ पे जो परफोरेटेड कैथोड है, इसके अंदर से जो रेस पास हो रहे हैं वो किधर से दिख रहे हैं आपको जाते हुए, एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हो, एनोड से प्रोड्यूस हो रहे हैं क्या, नहीं, वो गैस का आयोनाइजेशन होने के, देखो यहाँ पे गैस का आयोनाइजेशन होने के बाद में वो क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो लेकिन कहां से ट्रैवल कर रहे हैं, एनोड की तरफ से जाते हुए दिख रहे हैं, किधर, कैथोड की तरफ। तो इन्हीं कौन से रेस बोलोगे आप, दैट इज द एनोड रेस। कौन से रेस बोलोगे, व्हिच इज कॉल्ड एज दी एनोड रेस। लेकिन सही से इनको एनोड रेस नहीं कहते, ये एक कैनाल है। देखिए परफोरेटेड जो कैथोड है, वो परफोरेटेड कैथोड जो है, हम बोल रहे हैं कि इसको जो होल्स है, इस तरीके से जो कैनाल्स है, इसलिए इसको आल्सो कैनाल में से पास हो रहे हैं, तो इसे आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं, कैनाल रेस भी कहते हैं, या फिर आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं। मोर करेक्टली होगा कि उन्हें कौन से रेस बोला जाए, दैट इज द पॉजिटिव रेस। तो देखिए यहाँ पे ये जो रेज है, जो कि एनोड की तरफ से हमको दिखाई दे रही है कि एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, मतलब एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ क्या हो रहा है, मूव हो रहे हैं। तो इन्हें बोला जाता है, एक्चुअली तो पॉजिटिव रेज है, तो पॉजिटिव रेज है, कैनाल में से पास हो रहे हैं, तो इन्हें क्या एनसीईआरटी की बुक्स में कैनाल रेज दिया है, तो मैं कैनाल रेज ही बोलूंगा, कैनाल रेज। लेकिन समटाइम इसे क्या बोला गया, एक्चुअली जो कि करेक्ट नहीं है, एनोड रेज भी बोला जाता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया कि जो पॉजिटिव रेज है उन्हें आल्सो कॉल्ड एज क्या कहा जाता है, तो कैनाल रेज बोलोगे आप। अगर उसमें एनोड रेज होगा तो आप कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज बोलोगे, कैथोड एनोड रेज नहीं बोलोगे। अगर नहीं है कोई ऑप्शन तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो आपको एनोड रेज लिखना पड़ेगा वहां पे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे पॉजिटिव रेज यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो हमको पता है यहाँ पे हमने स्क्रीन लगाई हुई है, दैट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक फोटोग्राफिक प्लेट या फ्लोरेसेंस स्क्रीन, जिसकी वजह से हमको क्या मिलेगा, ग्लो मिलेगा। तो यहाँ पे उसे दिखाई दिया, किसे, गोल्डस्टेन को, यहाँ पे कैसा ग्लो दिखाई दिया गया उसे, दैट इज द, उसे दिखाया गया यहाँ पे रेड ग्लो, या फिर समटाइम उसे कौन सा येलो ग्लो दिखाई दिया, येलो
ग्लो दिखाई दिया, तो उस पर से उसने कंक्लूड किया कि कुछ रेस यहाँ से इस फोटोग्राफिक प्लेट पे से क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। रेड येलो, रेड और येलो, आप बुक्स में येलो दिया है तो मैं येलो लिख देता हूँ। दैट इज द, यहाँ पे कौन सा ग्लो मिला था उसे, दैट इज द येलो ग्लो मिला था। कौन सा ग्लो, येलो ग्लो। और कैथोड रेस का जो ग्लो मिला था ये इस साइड में मिलेगा, कैथोड रेस का ग्लो किस में मिलेगा, एनोड पे। तो वो ग्लो कैसा था, दैट इज द ग्रीन ग्लो। कैसा ग्लो था, ग्रीन ग्लो था। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि दैट्स द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसी डिस्कवर हुई थी, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव रेज है, ये पॉजिटिव रेज जो है, ये पॉजिटिव रेज है, इसे कैनल रेज बोलेंगे या फिर क्या बोलोगे, एनोड रेज। ये तो बात सिंपल सी बात है, जनरल सी बात है कि जो अपोजिट मतलब जो अनलाइक चार्जेस है वो एक में को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और जो सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, वो एक में को रिपेल करेंगे। ये फर्स्ट डे से मैं आपको बात बताते आ रहा हूं, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर दूं, यहाँ पे नेगेटिव अगर अप्लाई कर दूं, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दूं, तो ये किधर माइग्रेट हो गए, टूवर्ड दी नेगेटिव, टूवर्ड दी नेगेटिव। मतलब ये टूवर्ड दी नेगेटिव माइग्रेट हो रहे हैं, तो इन्हें क्या बोलोगे आप, एनोड रेज बोलोगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैं इधर क्या लगा दूं, पॉजिटिव लगा दूं, तो ये किधर माइग्रेट हो गए, पॉजिटिव की तरफ। तो इन्हें क्या बोलोगे आप, कैथोड रे। कंफ्यूज नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे देखिए कैथोड पे मुझे बताइए, कैथोड रे पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट होंगे। तो जो आयंस पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट होंगे उन्हें बोलोगे कैथोड रेज, और जो आयंस एनोड की तरफ माइग्रेट, सॉरी किधर माइग्रेट होंगे, कैथोड की तरफ, मतलब निगेटिव की तरफ माइग्रेट होंगे, उन्हें क्या बोलोगे आप, एनोड रेज। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हुए हैं, मतलब जो कैथोड जो रेस प्रोड्यूस हुए हैं, उनका ई बाय एम रेशो कैसा है, ई बाय एम रेशो कैसा है, यहाँ पे फिक्स है, या फिर क्या बोलोगे आप, कांस्टेंट। ये पहले बोल चुके हैं कि ई बाय एम रेशो जो है किसका, कैथोड रेस का, वो कैसा है, कांस्टेंट, या फिर क्या बोलोगे आप, फिक्स बोलोगे। लेकिन आप देखिए कि जो पॉजिटिव आयंस है, या कैनाल रेज है, या एनोड रेज है, या पॉजिटिव रेज है, उनका ई बाय एम रेशो कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं। क्योंकि हाइड्रोजन का मास अगर हम 1 AMU लेके चलेंगे, तो देखिए अगर मैं हाइड्रोजन का मास कितना लेता हूं, 1 AMU मतलब 1 U, तो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास हो जाएगा दैट इज 16 U। और यहाँ पे देखिए हीलियम का मास कितना होगा, दैट इज हीलियम का मास होगा दैट इज 4 U। तो दैट इज ई बाय एम रेशो सबका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो ई बाय एम रेशो है किसका, इस एनोड रे का ई बाय एम रेशो, चार्ज टू मास रेशो, ये क्या होगा, वेरी होगा। ये क्या होगा, वेरिएबल, वेरी होगा। कैसे वेरी होगा, वेरी होगा गैस टू गैस, वेरी गैस टू गैस। गैस चेंज करेंगे तो ई बाय एम रेशो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये बात ध्यान में रखिएगा आप कि एनोड रे जो कि पॉजिटिव रेज है या कैनाल रेज है, उनका ई बाय एम रेशो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है ना, सारे एलिमेंट्स के जो सारे एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जैसी होगी। लेकिन जो उनके जो आयंस है वो गैस के अलग अलग, हाइड्रोजन का आयंस अलग होगा, ऑक्सीजन का आयंस अलग होगा, हीलियम का आयंस होगा, ये अलग अलग होगा, उनका मास भी सबका अलग अलग होगा। देखिए हाइड्रोजन का U है, तो यहाँ पे हीलियम का 4 U है, ऑक्सीजन का 16 U है। तो ये बात U मतलब दैट इज द AMU, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास मोल कांसेप्ट में हमने देखा है। तो यहाँ पे देखिए कि उनका ई बाय एम रेशो, चार्ज भी अलग, चार्ज ठीक है, चार्ज अगर यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे लेकिन मास तो अलग अलग होगा, मास अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि ई बाय एम रेशो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे अगर मुझे मास अगर देखना है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का मास कितना है 1 U, ऑक्सीजन का कितना है 16 U, और हीलियम का कितना है 4 U। तो ई बाय एम रेशो सबसे ज्यादा किसका आएगा, हाइड्रोजन का आएगा, ऑक्सीजन का आएगा या हीलियम का आएगा, सबसे ज्यादा किसका आएगा, हाइड्रोजन का आएगा, क्योंकि 1/1 आएगा, 1/1 तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, 1/1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रहेगा ई बाय एम रेशो जो रहेगा वो हाइड्रोजन का क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। क्यों मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मास क्या है, सबसे कम है। अब ई बाय एम रेशो यहाँ पे देखिए, जिसका मास कम होगा उसका ई बाय एम रेशो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो वही तो बोल रहे हैं, क्योंकि मास जो है ये नीचे बॉटम में ये वैल्यू जितनी क्या रहेगी, छोटी रहेगी, उतना ये ई बाय एम का वैल्यू ज्यादा आएगी। तो वही तो बोल रहा हूं आपको कि ई बाय एम रेशो सबसे ज्यादा किसका आएगा, मैक्सिमम आएगा हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि उसका मास जो है वो क्या है, मिनिमम है, सबसे छोटा मास है, कम मास है, 1 U कंसिडर करके चलते हैं हम उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, या प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज है, या पॉजिटिव रेज बोलो या फिर एनोड रेज, लेकिन मोर करेक्टली कैनाल रेज और द पॉजिटिव रेज क्या है। पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखिए, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ही जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, क्योंकि हमको स्पॉट जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट पे जो या फ्लोरोसेंस स्क्रीन पे जो स्पॉट मिल रहा है या येलो ग्लो मिल रहा है, वो हमको यहाँ पे दिखाई देगा कि वो उसके ऊपर से हम कंक्लूड निकालेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है,
पास हो रहे हैं। नेक्स्ट, दे कैरी दी हायर एनर्जी देन कैथोड रेज। कैथोड रेज से उनकी एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्योंकि कैथोड रे बोले तो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, दैट इज बहुत कम होता है, 0.0005 AMU, इतना कम होता है। लेकिन अगर हमने छोटे से छोटा एनोड रे वगैरह देखा तो वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 U है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इनकी अगर जितने मतलब यहाँ पे देखिए, कैथोड रे कैरी दी हायर एनर्जी देन दैट ऑफ दी एनोड रे कैरी दी मोर एनर्जी देन दैट ऑफ दी कैथोड रे। जिसका मास ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो यहाँ पे लिखा है मास ऑफ एनोड रे इज मच मच ग्रेटर देन दैट ऑफ दी मास ऑफ कैथोड रे। तो जिसका मास ज्यादा हो जाएगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। दे डू नॉट प्रोड्यूस एक्सरे। और हमने देखा था कि अगर मैं क्या करता हूं, एक हेवी मेटल की प्लेट लेता हूं, हेवी मेटल जैसे कि टंगस्टन ले या गोल्ड या प्लैटिनम वगैरह हम लेते हैं, उसके ऊपर अगर हम कैथोड रेज अगर बम्बार्ड करते हैं तो उसमें से जो रे जनरेट होती है वो एक्सरेज थी। लेकिन एनोड रेज के बारे में ऐसा नहीं होगा। अगर हमने एक हेवी मेटल की प्लेट ली, अगर उसमें से एनोड रेज अगर बम्बार्ड किए तो उसमें से एक्सरे नहीं प्रोड्यूस होगी। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि दे डू नॉट प्रोड्यूस दी एक्सरे। एक्सरे को एनोड रे प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट, E/M रेशियो इज वेरिएबल विच इज डिपेंड अपॉन दी गैस फ्रॉम विच दिस ओरिजिनेट। वो कौन सा गैस हमने उसके अंदर भरा हुआ है डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका E/M रेशियो, चाहे वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हो या फिर हेलियम हो, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा गैस हमने उसके अंदर फिल किया हुआ है, ठीक है। यही बात है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे E/M रेशियो फॉर हाइड्रोजन इज मैक्सिमम, अभी बोला है E/M रेशियो इज मैक्सिमम फॉर दी हाइड्रोजन बिकॉज द मास इज मिनिमम। हाइड्रोजन का मास क्या होता है, मिनिमम होता है। नेक्स्ट देखिए लास्ट पॉइंट है, द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट आयन वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन। मैंने अभी बोला कि सबसे छोटा जो आयन जो प्रोड्यूस होगा वो किससे प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन तो सभी की जो है वो सेम है, इसलिए तो उनका E/M रेशियो या स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज, जो कि क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन पॉजिटिव आयन तो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला है कि हाइड्रोजन का जो E/M रेशियो रहेगा सबसे छोटा रहेगा, और उसका मतलब सबसे ज्यादा रहेगा, और उसका जो आयन है पॉजिटिव आयन वो सबसे छोटा रहेगा और लाइटेस्ट रहेगा, सबसे छोटा और क्या रहेगा, लाइटेस्ट रहेगा। और वो जो सबसे छोटा और लाइटेस्ट जो आयंस है वो किसका है, हाइड्रोजन का है, उसी को नाम दिया गया दैट इज द प्रोटॉन, उसी को नाम दिया गया प्रोटॉन। इसलिए हमने प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन क्या बोले थे, 1h1 और 1p1 को हमने क्या बोला है, प्रोटॉन। सो दिस आर द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन बाय दी गोल्डस्टीन इन 1919। उसने क्या किया था, ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बाकी है, दैट इज द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने क्या किया था, बेरिलियम का न्यूक्लियस लिया, बेरिलियम के न्यूक्लियस के ऊपर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया। अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करने के बाद में कुछ लाइट पार्टिकल इमिट हुए, दैट लाइट पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड एज द न्यूट्रॉन। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय जेम्स चैडविक इन 1932। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ 1897 में बाय जेजे थॉमसन। उसके बाद में प्रोटॉन डिस्कवर हुआ 1919 में, और उसके बाद में 1932 में, मतलब इतने ज्यादा लेट उसके बाद में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ये न्यूट्रॉन इतना ज्यादा लेट क्यों डिस्कवर हुआ होगा, क्यों डिस्कवर हुआ होगा? क्योंकि देखिए चार्ज फील्ड अप्लाई करने के बाद में, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में पॉजिटिव रेज और नेगेटिव रेज तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल रेज डिटेक्ट नहीं किए जाते। इस वजह से न्यूट्रल रेज डिटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा मतलब डिटेक्ट नहीं हो पाए थे। इस वजह से 1932 में इतना थोड़ा लेट न्यूट्रॉन की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। और एक बात ध्यान में रखिएगा, दैट्स नेम न्यूट्रॉन वाज सजेस्टेड बाय और वाज गिवन बाय रुदरफोर्ड, द साइंटिस्ट रुदरफोर्ड। एक्चुअली जो प्रोटॉन जो नाम है ना, प्रोटॉन जो नाम है वो भी किसने दिया था, रुदरफोर्ड ने दिया था, लेकिन उसे डिस्कवर किसने किया था, सबसे पहले जो डिटेक्ट किया था वो किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन ने। पूछा जाता है कई बार, तो डिस्कवरी ध्यान में रखिएगा, लेकिन नाम जो है प्रोटॉन वो किसने दिया था, रुदरफोर्ड ने। एक्चुअली क्या था, रुदरफोर्ड के ये सारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जेम्स चैडविक हो गए या फिर गोल्डस्टीन हो गए, ये क्या है, उनके स्टूडेंट है, शागिर्द है, तो उन्होंने डिस्कवर किए, लेकिन नाम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसने दिया था, रुदरफोर्ड ने दिया था। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या किया था, जेम्स चैडविक ने क्या किया था, बेरिलियम का न्यूक्लियस दिया था, बेरिलियम दैट इज द बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास नंबर 9, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया था। और अल्फा पार्टिकल बोले तो 2He4,
हेलियम न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल कहते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। हेलियम न्यूक्लियस को, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो हेलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसे बोला है विच पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल विच इज इक्वल टू दी हेलियम न्यूक्लियस। ये करने के बाद में एक नया न्यूक्लियस जनरेट हुआ था। देखिए अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करने के बाद, अल्फा पार्टिकल बेरिलियम के न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करने के बाद में एक नया पार्टिकल जनरेट हुआ। यहाँ पे देखिए क्या फॉर्म हुआ, कार्बन 6C12, 6C12 फॉर्म हुआ, और फॉर्म हुआ दैट इज 0 and 1। क्या फॉर्म हुआ, 0 and 1। मुझे बताइए 9 + 4 = 13, तो 12 + 1 = 13 हो गया। 4 + 2 = 6, तो ये 6, तो ये हो गया 0 and 1। ये क्या हो जाएगा, 0 and 1। और ये जो नया पार्टिकल यहाँ पे हम बोल रहे हैं दैट इज न्यू रेडिएशन मिली हमको। यहाँ पे क्या मिली है, न्यू रेडिएशन, दैट इज विच इज न्यूट्रल, विच इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और द magnetic field, so that is the this new radiation is obtained, that new radiation which is called as the, इसलिए क्या बोला गया, that is the neutron particles। which particle, neutron particle। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो न्यूट्रॉन पार्टिकल्स है इसका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो कितना होता है, बहुत कम होता है, दैट इज 17 मिनट। 17 मिनट हाफ लाइफ क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस 1 kg ऑफ सब्सटेंस लेता हूँ, 1 kg ऑफ सब्सटेंस लेता हूँ, तो उसका उस 1 kg ऑफ सब्सटेंस का 500 ग्राम मतलब एग्जैक्ट हाफ होने के लिए जो टाइम लगता है उसे कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो उसे टी हाफ से भी बताते हैं। जनरली हाफ लाइफ पीरियड जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का निकाला जाता है, जैसे कि रेडियम है, पोलोनियम है। अगर मैं 1 kg रेडियम लूंगा, उसका वो उसमें से इमिट होते हैं रेडिएशन, तो उसका मास कम होता है। तो जो मास कम होगा तो एग्जैक्ट 1 kg का 500 या 100 ग्राम का 50 ग्राम होने के लिए जो टाइम लगता है उसे कहते हैं हाफ लाइफ। तो ये 17 मिनट में ही क्या हो जाता है, टूट जाता है। कौन टूट जाता है, दैट इज द न्यूट्रॉन। कैसे टूटता है, यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन पार्टिकल का जो हाफ लाइफ है वो बहुत ही कम है, अबाउट दैट इज 17 मिनट। तो 17 मिनट के अंदर ये टूट जाता है। कैसे टूटता है, दैट इज दैट्स न्यूट्रॉन इज ब्रेक इनटू दी 1p1 प्लस -1 E0, -1 E0, इस तरीके से टूट जाता है। देखिए यहाँ पे क्या था, 0 था, यहाँ पे लिखते हैं हमने 1, तो यहाँ पे -1, तो दोनों को मिला दो तो 0 हो गया, और ये 1 और ये 0, तो ये मतलब समझ में आ गया आपको। ये मास नंबर देखिए, मास यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है। एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, एटम नंबर 0 है, +1 -1 = 0 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं। प्रोटॉन जैसे ही न्यूट्रॉन टूटता है तो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है प्रोटॉन एंड दी न्यूट्रॉन। सो इस तरीके से न्यूट्रॉन की क्या हुई थी, डिस्कवर्ड हुई थी। कैसे कि दैट इज बेरियम न्यूक्लियस के ऊपर अल्फा पार्टिकल क्या किए गए थे, बम्बार्ड किए गए थे, और एक न्यू रेडिएशन फॉर्म हुए थे। दैट न्यू रेडिएशन इज कॉल्ड एज द न्यूट्रॉन। दैट्स नेम वाज गिवन बाय रदरफोर्ड एंड डिस्कवर्ड बाय द जेम्स चैडविक इन 1932। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दिस आर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी देखे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देखे, और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन, पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा मुझे बताइए, सबसे पहले क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन के बाद में दूसरा पार्टिकल जो आएगा वो कौन सा आएगा, प्रोटॉन, और लास्ट में क्या आया, दैट इज न्यूट्रॉन आया। और अब ये जो सभी के सभी पार्टिकल्स है, इनको कौन से पार्टिकल बोले हमने, फंडामेंटल पार्टिकल। क्या बोला है इनको हमने, दैट इज द व्हिच पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल। अगर हमने इनका मास अगर देखा है, रिलेटिव मास, कौन सा मास बोल रहा हूं, दैट इज द रिलेटिव मास। रिलेटिव मास अगर देखा है तो इसका मास कितना हो जाएगा, 1 AMU। प्रोटॉन का भी देखा है 1 AMU, और न्यूट्रॉन का भी कंसिडर किया जाता है 1 AMU। मतलब देखिए ज्यादा फर्क नहीं है। अगर मैं किलोग्राम में अगर मास देखूं इनका, दैट इज मास इन केजी, मास इन केजी। तो आपको पता है इसका मास कितना है, दैट इज द मास इन केजी। इसका मास जो है वो है दैट इज 1 दैट इज द इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 0.00055 है, ठीक है। अगर मैं इसका मास अगर देखूं, किसका, प्रोटॉन का मास देखूं तो 1.672 है, या 3 को 2 दिया है, 2 लीटर, दैट इज 10⁻⁻27 किलोग्राम। देखिए 27 है, ठीक है, 27 किलोग्राम है। और इसका मास देखा जाए तो वो है 1.675 है, 10⁻⁻27 किलोग्राम, इतना ही है। देखिए यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 75 है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो रिलेटिव मास न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का मास कंसिडर किया जाता है, सेम कंसिडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है। ये अगर 1 AMU है, 1 AMU है, या 1 U बोलो आप, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो उसके कंपेरिजन में बहुत कम है। तो कितना कम होता है, अबाउट 1837, दैट इज द 1/1837 टाइम्स ऑफ द हाइड्रोजन।
या 1/1837 टाइम्स ऑफ द न्यूट्रॉन। मतलब न्यूट्रॉन के मास से इतने टाइम्स क्या होगा, उसका मास कम होगा। किसका? इलेक्ट्रॉन का। हमने देखा है ना, मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, बहुत ही कम होता है, निग्लिजिबल मास होता है। इसलिए तो हम उसका मास क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। जीरो भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निग्लेक्ट ही करते हैं हम उसके मास को। यहाँ पे देखिए, और अगर हमने किलोग्राम में देखा तो किलोग्राम में कितना होता है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, 31 किलोग्राम। अब चार्ज भी देख लीजिए, चार्ज भी आपको पता है, इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, दैट इज -1, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, +1, और ये तो न्यूट्रल है, दैट इज नो चार्ज, दैट इज 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे इनकी तीनों को फंडामेंटल पार्टिकल बता सकते हैं। ठीक है, दैट्स पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल पार्टिकल। पहले भी देख चुके हैं हम, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का मास 1837 टाइम कम होता है देन दैट ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड द मास ऑफ द न्यूट्रॉन। इस पे -1 चार्ज होता है, इस पे +1 चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, दैट इज द न्यूट्रल स्पीसीज होती है। सो न्यूट्रल स्पीसीज है तो किधर डिफ्लेक्ट नहीं होगी, पॉजिटिव की तरफ भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी और निगेटिव की तरफ भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसके बाद में हम एंटर्स करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल पे। तो एटॉमिक मॉडल में हम सबसे पहला मॉडल देखने वाले हैं जे थॉमसन का प्लम फीडिंग मॉडल, या फिर उसे बोला जाता है वाटरमेलन मॉडल्स ऑफ एटम्स बाय जे थॉमसन। उसके बाद में हम देखेंगे रुदरफोर्ड का मॉडल। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा।